मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें। यूक्रेन से लाया मेरा दोस्त, मोदी जी को सलाम करो। जब देश के हर राज्य का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही शख्सियत है कि वो जीत का लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं और उसे हासिल भी करते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि उस टारगेट के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ना खुद की तरफ से ना ही अपने संगठन के लिए। कल उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने 5 साल पुरानी जीत दोहरा दी, यानी 100/100 जीत का मिशन पूरा किया। आज वो एक बार फिर नए टारगेट को लेकर अहमदाबाद पहुंच गए, जहां दूसरे दलों के तमाम नेता 5 राज्यों में हार के बाद गमगीन हैं, मुंह छुपा रहे हैं, उन्हें नया रास्ता नहीं सूझ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम एक नई मंजिल की ओर नए जोश के साथ बढ़ चुके हैं। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चला, जो अगले चुनाव प्रचार की एक तरीके से मुनादी था। शंखनाद गुजरात विधानसभा का एक तरीके से प्रचार का कर दिया। कल 4 राज्यों की जीत अद्भुत थी। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर राजनीतिक कदम लीक से हटकर रहे हैं। 2001 में मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद विधायक का चुनाव लड़े। उससे पहले मोदी कभी किसी संसदीय या प्रशासनिक पद पर नहीं रहे थे। 2014 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद बने और सीधे देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जीत लेने से वो बीजेपी ही नहीं, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड बनकर उभरे। 2019 में दोबारा ज्यादा वोट शेयर के साथ सरकार बनाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास था, जिन्होंने 1952 में और उससे ज्यादा 1957 में वोट पाए थे। और अब प्रधानमंत्री पद पर 8 साल रहने के बाद भी पीएम मोदी का जलवा और लोकप्रियता जस की तस बरकरार दिखती है। और तभी तो वो चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हैं। इसीलिए आज का सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी आज हिंदुस्तानी के जनमानस पर है। मेरा सवाल आज आप सबके लिए यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ईमानदार शख्सियत। ऑप्शन बी, कुशल प्रशासक। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी छवि। और ऑप्शन डी, कमजोर विपक्ष। आप @ABP न्यूज के हैंडल पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। शो के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे कि इन चारों में से किस उनके पर्सनैलिटी, कैरेक्टर को, ट्रेड को सबसे ज्यादा आप लोगों ने वोट दिए हैं। आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे राजनेता की बन गई जिसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुश्किलों के बीच भी जनता का दिल जीत लेते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। बारी बारी से आपका परिचय कराता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर CP राय साहब है। आप सबका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस चर्चा में शिरकत करेंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इन मेहमानों से हम बात करें, लेकिन पहले आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाता हूं जिससे पता चलेगा कि पीएम मोदी
कैसे लोगों के दिलों पर अब राज कर रहे हैं और जो वो कहते हैं वो जनमानस उस पर आंख मूंद कर जैसे विश्वास कर रहा है। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। मोदी 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 मोदी, देखो देखो कौन आया। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई। मोदी नहीं, ब्रांड मोदी, वो नाम जो नीति, नियत और निर्णय का नया और नायाब फॉर्मूला है। 2014 में ये नाम पहली बार गुजरात से बाहर निकला और देखते ही देखते विरोधियों को उनके मैदान से ही बाहर कर दिया। उन्हीं की पिच पर उनको ही पटखनी दी। देश के दिल दिल्ली में आ पहुंचे। मोदी मैजिक ऐसा चला कि ये नाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के फलक पर छाया। पहले सबका साथ सबका विकास नारा आया, बाद में सबका विश्वास जुड़ा, बात बनती चली गई तो सबका प्रयास भी इसमें समा गया। मोदी 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 मोदी, देखो देखो कौन आया। लोगों को लगता है कि मोदी हैं तभी मुमकिन है। उसी का नतीजा है कि 4 राज्यों में बीजेपी की अद्भुत और अविश्वसनीय जीत हुई। जनता की अदालत में कैडर और काम अव्वल साबित हुआ तो लगे हाथ पीएम ने 2024 के भी नतीजे तय कर दिए। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। जनता से जुड़ाव और जुगलबंदी में मोदी की तो वैसे ही कोई सानी नहीं, लेकिन दूरबीन से ढूंढने पर भी मोदी की टक्कर में कोई दूर दूर तक नहीं दिखता। चुनौती देने वाले कई हैं, लेकिन मात देने वाला बीते 8 सालों में कोई नहीं मिला। चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। नतीजा ये हुआ कि 2014 के बाद से भगवा का भव्य विस्तार हुआ। मोदी ने पहले देश जीता, फिर राज्य दर राज्य लोगों का दिल जीतते चले गए। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों दिशाओं से देश ने ब्रांड मोदी को अपना आशीर्वाद दिया और बीजेपी को आत्मविश्वास से भी लबरेज कर दिया। मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। जीत के साथ झुक जाना ही दूर तलक जाने की पहली कड़ी होती है और मोदी इसका कड़ाई से पालन करते हैं। काम का श्रेय दूसरों को समर्पित कर नई मंजिल की ओर कूच कर जाते हैं। विपक्ष अगले कदम के बारे में सोचता भी नहीं कि मोदी कड़क धूप में खुले जीप पर सवार हो जाते हैं। जोश की ये तस्वीरें, जुनून की ये तस्वीरें और जाहिर तौर पर 4 राज्यों की जीत के बाद ये जोश और जुनून जो है वो चरम पर जाकर उत्कर्ष पे आना स्वाभाविक है। लेकिन ये रोड शो और ये जो जश्न है वो अहमदाबाद में इसलिए है क्योंकि अगला चुनाव अहमदाबाद में है और बीजेपी को अपनी इस प्रयोगशाला को हर हालत में बचा के रखना है। और ये कोई नई बात नहीं, पुरानी आदत है। ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। आप मुझे बताइए, मेरी मेहनत में आपको कोई कमी नजर आती है? दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं? आपने कभी सुना है कि मैंने छुट्टी ली? आपने मुझे कभी सुना है कि मैं यहां टहलने चला गया? आपने कभी सुना है कि मैं 7 दिन खो गया? मोदी के इस मन की बात को जनता भी मानती है, लेकिन क्यों, ये गंभीर शोध से ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में
ब्रांड मोदी की बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं। तो अब सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो लोकप्रियता है, उनकी ये जो पॉपुलैरिटी है, इसका कोई भी मुकाबला है, कोई भी तोड़ है इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं नुपुर शर्मा, अभय दुबे और सीपी राय। अभय दुबे साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। जो आज मैंने सवाल दर्शकों के लिए छोड़ा है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और ये मानते हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं हैं, एक आम हिंदुस्तानी हैं, और आपको अगर चुनना पड़े इन 4 ऑप्शन में से तो आप किसको चुनते? क्यों पीएम मोदी की लोकप्रियता है? बड़ी वजह क्या है? पहला, ईमानदार शख्सियत, दूसरा कुशल प्रशासक, तीसरा राष्ट्रवादी छवि, या चौथा कमजोर विपक्ष? अभय जी। सुमित जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को और जो भी राजनीतिक दलों ने जीत हासिल की है, जनता ने जो प्रतिसाद दिया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमको प्रतिपक्ष में बैठने का दायित्व दिया है और हम मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे सत्ता के दल का। मैं अपनी बात कुछ यहां से प्रारंभ करना चाहता हूं, खटास नहीं डालना चाहता जीत में, पर फिर भी मेरा मन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, कुछ जीत खड़ी की है उन्होंने, हराकर रोजगार के अवसरों को, देश के भाईचारे को, भारत की अर्थव्यवस्था को, अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है। कुछ इस तरीके से जीत खड़ी की है उन्होंने। इन चारों ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन अगर आप और रखते तो मैं उस पर जरूर अपना विचार प्रकट करता। नहीं था, मुझे बताइए, जीप पर सवार होकर प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा कभी रोजगार के अवसरों को बांटा हो? कभी आपने देखा कि जो उज्ज्वला का सिलेंडर है उसको कांग्रेस की सरकार की तरह 400 रुपए का कर दिया हो? आपने देखा कि 200 रुपए पार खाने का तेल, 200 रुपए पार दाल, 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल, इनके दाम प्रधानमंत्री जी ने कम किए हों? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा गजवाए हिंद पर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है जिन्ना पर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है 80-20 पर। प्रधानमंत्री तक आतंकवाद की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे थे कि आप जॉब दीजिए, आप कहते थे आप हिजाब लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जिस भी देश के प्रांत में, अभय जी, आपने बीते 3 महीने आपकी पार्टी ने यही मुद्दे बार बार उठाए, और आपकी पार्टी कहां पहुंची? यूपी में आपकी सबसे बड़ी नेता ने सबसे ज्यादा प्रचार किया और पार्टी 7 से घट के 2 पे आ गई। अपने राज्य में जहां पर वो शासन करती थी, जहां से पार्टी के 2 बड़े नेता आते हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात है, ये तमाम चीजें बेमानी नहीं है। अगर महंगाई थी तो जनता को राशन मिल रहा था, अगर महंगाई थी तो जनता के खातों में पैसे आ रहे थे, अगर महंगाई थी, और आप कह रहे हैं कि जॉब नहीं दिया, ये आपका आरोप है। बीजेपी कह रही है नौकरियां दी गई हैं। बीजेपी ने आंकड़े साबित दिए हैं हमने उसमें कि कितने घर बनवा दिए, कितनी सड़कें बनवा दी। तो जब घर बन रहे थे, सड़क बन रहे थे, तो कंप्यूटराइज तो बन नहीं रहे थे, कोई ना कोई मजदूर काम कर रहा होगा, नौकरी मिल रही होगी। इसको कैसे नकार सकते हैं आप? देखिए, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, और आप मेरे सबसे प्रिय पत्रकार हैं हिंदुस्तान में, ये बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं और निष्पक्षता से बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के, लड़कियों के सामाजिक न्याय की एक लड़ाई खड़ी की है, और जो लड़कियां लड़ सकती है वो कभी हारा नहीं करती। ये मील का पत्थर उन्होंने रख दिया है, समूचे देश में एक क्रांति का आगाज किया है। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने रिपोर्ट जारी की उत्तर प्रदेश के, मैं सिर्फ 3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 40 जिलों में 70% से 28 जिलों में 70% से 40% तक गरीबी परोस दी। हेल्थ इंडेक्स, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे 30 नंबर आए योगी जी को, वो पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर आए, सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। जघन्य अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, 59,000 अपराध हर साल होते हैं। 3,779 हत्याएं, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सबसे अधिक होती है। अभय जी, ये जो आप आंकड़े दे रहे हैं 4 साल पुराने हैं, 2016 के आंकड़े, 2020 के आंकड़े देखिए एनसीआरबी के क्या कहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बात कर, परिस्थितियां, चीजें बदली हैं। बहुत दिनों के बाद कल मेरे साथ इस शो में वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर थे, और उन्होंने कहा कि बहुत कम सरकारें इतनी हिम्मत कर पाती हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ें, और लॉ एंड ऑर्डर को सफलता बताकर चुनाव लड़े भी और जीते भी। ये कभी नहीं होता है।
देखिए हुआ इस बार मैंने डेटा दिए, आप चेक करिएगा। इस उत्तर प्रदेश ने हाथरस देखा, उत्तर प्रदेश ने उन्नाव देखा, उत्तर प्रदेश ने लखीमपुर बिल्कुल देखा, लखीमपुर देखा, ने देखा, उन्नाव देखा, वहां की जनता ने माफ कर दिया, वोट दे दिया। नुपुर शर्मा, लेट दिस ओपन। नुपुर शर्मा, आपने तर्क सुने कांग्रेस प्रवक्ता के। देखिए सुमित जी, नमस्कार सभी को, बहुत धन्यवाद अभी जी, आपने इस लायक तो समझा गया, आपने हमारे को शुभकामनाएं दी, वरना आप तो मॉरल विक्ट्री को लेके उछल रहे थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी सुमित जी, बहुत शर्मनाक है कि आज अभय जी का तर्क ये है कि देश की जनता ने, इन 4 राज्यों की जनता ने, और मैं तो कहूंगी पंजाब समेत, पंजाब को चलो इनका सरकार थी क्यों नहीं बचा पाए, इसका जवाब ये देंगे भाजपा तो उसमें रेस में थी नहीं, लेकिन जो 4 राज्य में हम जीते हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, अभय दुबे जी कहना चाह रहे हैं कि राज्यों की जनता ने अर्थव्यवस्था, रोजगार और कानून व्यवस्था, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ जाके वोट किया है। अगर आप कल से नोटिस कर रहे हैं, कांग्रेस की जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुमित जी, क्या बोला सुरजेवाला जी ने? इमोशंस में भाग गए, इमोशंस जीत गए, तर्क नहीं जीते। आप क्या जनता जनार्दन की सूझबूझ को, समझदारी को, हमारे देश के मतदाताओं को या तो आप दिमागी हाल से कमजोर समझते हैं या समझते हैं कि वो अपना डिसीजन नहीं बना सकते? क्योंकि बहुत आसान होता है, जब ईवीएम हैक हो गया, ये वाला पैतरा नहीं चलता सुमित जी, तो ये पैतरा चलता है कि जनता ने ढंग से वोट नहीं दिया। अदरवाइज ये अपने आप को मॉरली विक्टोरियस कैसे बताएंगे? आज ये जो तर्क दे रहे हैं कि भैया महिलाओं के लिए हमने ये किया, सुमित जी थैंक यू फॉर करेक्टिंग हिम। एनसीआरबी का डेटा तो यही बताता है कि आज की तारीख में महिला विरोधी अपराध सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। आपने हाथरस गिना दिया, आपने लखीमपुर खीरी गिना दिया, आपने ये तो नहीं गिनाया कि पिछले वर्ष ही 2021 अप्रैल के अंदर बकायदा राजस्थान असेंबली में आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब कह रहे थे कि दलित बहनें फर्जी बलात्कार के केस दर्ज करती हैं। आपने ये तो नहीं बताया कि अगर एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो आपके नेतागण और आपके विधायक बकायदा सार्वजनिक रूप में आके ये कहते हैं कि लड़की का कैरेक्टर ढीला था, वो कहीं प्रेम पसंग में लगी हुई थी, 15-16 साल की बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेट कर देते हैं। उसमें आपको शर्म नहीं आती? जब वहां पे रेप पीड़ित महिला अपने आप को बकायदा थाने के सामने जिंदा जला देती है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाने के अंदर इस बेरहमी सी दलित बहन के साथ रेप किया जाता है पुलिसकर्मी द्वारा कि उसके नखुन तक खींच दिए जाते हैं, तब तो आपके गांधी सिबलिंग्स पिकनिक जाते हुए नजर नहीं आते, हंस के खिलखिलाते गाड़ी के अंदर। बहुत आसान होता है, लेकिन देश की जनता समझ गई और आंकड़े सच बोलते हैं। ऐसा क्यों है? महिलाओं ने बढ़ चढ़ के सुमित जी भाजपा पे विश्वास जताया है। आप मोदी जी के ऊपर जो अपार प्यार और भरोसा और दुलार और आशीर्वाद है मतदाताओं का, खासकर बहनों बेटियों का, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप डायरेक्टली फिर मतदाताओं को चैलेंज। मैं महिलाओं पर भी आऊंगा और मैं और मुद्दों पर भी आऊंगा, लेकिन एक राय सीपी राय साहब की लेना चाहता हूं। सीपी राय साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हिंदुस्तान के आवाम को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? ईमानदार छवि, कुशल प्रशासक, राष्ट्रवादी होना उनका, या फिर विपक्ष इतना कमजोर है कि जनता को लगता है कि बेस्ट ऑप्शन तो यही है, इन्हीं पर भरोसा करो? प्रधानमंत्री का मेहनती होना, लगातार जनता से जुड़े रहना, जनता को अपने मुद्दे में लाना और विपक्ष को भी उस मुद्दे पर मजबूर करना, और विपक्ष में प्रधानमंत्री के मुकाबले के एक बड़े नेता का अभाव होना जो उनके बराबर ही कनेक्ट कर सकता हो जनता के साथ, ये सारे कारण हैं जी। दूसरी बात सुमित जी, अभी जब मैं आपकी डिबेट में बैठ रहा था उसके ठीक 1 मिनट पहले मैंने किसी डॉक्टर साहब को विदा किया, कुशीनगर के हैं, मेरी माँ बहुत बीमार, उनको देखने आए थे आज, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो मुझसे, उनके यहाँ 200 मरीज कम से कम रोज आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरीजों से ऐसे ही पूछता था, गरीब लोग आते हैं, कि कहो किसको वोट दे रहे हो? उन्होंने कहा फूल को दे रहे हैं। बोले क्यों दे रहे हो? बोले हमको मकान मिला, किसी ने कहा मुझे अन्न मिल रहा खाने को, किसी ने कहा मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। और ये मुझे वो पहले भी बता चुके थे, 1 महीने पहले भी, कि गरीब लोगों का बहुत तादाद में वोट जात बिरादरी से हट करके भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। दूसरी बात सुमित जी, ये देखिए कि अभी कल चुनाव खत्म हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद चले गए और वहां पर उनका रोड शो शुरू हो गया, उनका राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं कांग्रेस के साथी, देखिए मैं खुद वैचारिक रूप से बहुत विरोधी रहा हूं, लेकिन सच को स्वीकार हम नहीं करेंगे, अंधा विरोध केवल करेंगे, तो
तो हम अपने को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी पर भी लागू होता है, और हम वही चीज रटते रहेंगे। तो ये चीज तो हम सालों से रटते जा रहे हैं, कांग्रेस भी रट रही, सपा भी रट रही है। लेकिन ये तो सच है ना कि जो मुद्दे आप कह रहे हैं उनको जनता के दिल तक पहुंचा नहीं पाए, उनको जनता को उन मुद्दों पर ला नहीं पाए, बीजेपी के खिलाफ माहौल आप कोई पैदा कर नहीं पाए, और बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल पैदा कर लिया है, उनकी भी जीत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अभी हमको तत्काल आलोचना में पड़ने के बजाय आत्मालोचना करना चाहिए सभी दलों को जो हारी हैं, और अभी बीजेपी को केवल बधाई देने का वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप पार्टी को, सबको बधाई दिया जाए, होली की बधाई भी दिया जाए। आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात की, मैं एक बड़ा कॉमन सी चीज आप तीनों के सामने रख रहा हूं, और शायद हो सकता है आप लोगों की भी ध्यान उस तरफ गया हो, नहीं गया हो तो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, खासकर अभय जी आपका। दो बड़ी पार्टियां जीती कल के चुनाव, कल के नतीजों में, बीजेपी 4 राज्यों में और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी। अब इनके बीच कॉमन फैक्टर देखिए, दोनों पार्टियों में परिवारवाद की छवि नहीं है, दोनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता ईमानदार नेता के तौर पर देखे जाते हैं उनकी वोटरों के बीच में, समर्थकों के बीच में। दोनों पार्टियों के नेता ऐसे कार्यक्रम, ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं जो आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री दवाई, आयुष्मान योजना, ये सब चीजें। अभय दुबे, क्या परिवारवादी होना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है? और जैसा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लिख के रख लीजिए, जनता परिवारवादियों को रिजेक्ट करेगी, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया। संजय झा जो पूर्व नेता है उन्होंने कहा, कुछ देर बाद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि चेंज का वक्त आ रहा है। अवस्थी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द प्रयुक्त किया, उन्होंने कहा उन लोगों का देखिएगा सूर्यास्त होगा। मैं विनम्रता से आदरणीय मैं आदर करता हूं प्रधानमंत्री जी का, उनको कहना चाहता हूं कि यह भ्रम मात्र है, सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। ये कहा जाता है कि सूर्य अस्त होगा। गांधी परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की, वंश नहीं है, विचारधारा है प्रगति, समृद्धि और भारत के उत्थान की। और मैं गर्व से कहता हूं प्रधानमंत्री जी कि हाँ, मैं उस परिवारवाद के प्रति अपना समर्पण का भाव रखता हूं जिन्होंने इस देश के प्रति अपने प्राणों को आहुत कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उस परिवार ने, जो कांग्रेस का परिवार है, जो गांधी विचारधारा है, उसने 75 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी। उस परिवार ने 86 करोड़ देश के नागरिकों को भोजन का अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी। उस परिवार ने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को उनकी आजीविका और वन में रहने का अधिकार दिया। अभय जी, ये सब परिवार ने कांग्रेस ने किए, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कम होते जा रहे हैं। जब सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थी या उसके पहले के नेता, ये क्रेडिबिलिटी, ये विश्वसनीयता पहले राहुल और फिर अब प्रियंका उनके साथ नहीं जुड़ पा रही है जो प्रियंका गांधी के साथ जुड़ी हुई थी। और कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि नहीं है? और परिवारवाद को लेकर पार्टी के आज भी इस बात को लामबंद है कि गांधी परिवार का व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी पर कोई और आरोप चिपकता ही नहीं, सिर्फ एक बात चस्पा कर दी गई कि हम लोग मुस्लिम परस्त हैं, और इन लोगों ने यह तय कर दिया कि मुस्लिम समुदाय जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के प्रगति की विचारधारा के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पूरे विश्वास के साथ ही कहता हूं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तरक्की के प्रत्येक प्रतिमान, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर लुटेरे नहीं भागे थे। मेहुल भाई, हिंदू मुस्लिम करते इसलिए आप चुनाव जीतते हैं, साधारण भाषा में। नुपुर, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सुमित जी, मैं आपसे एक चीज पे डिसएग्री करती हूँ। मेरे हिसाब से मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत होगा। नहीं, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं, पीछे मोदी के चल रहे हैं। जो आप करती हैं उससे वो सीख रहे हैं। हाँ, वो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक चीज जरा बोलिए। एक चीज मेरे को ध्यान होगी, आपको भी ध्यान होगी, केजरीवाल जी ने 2014 में जब अपनी सरकार से रिजाइन किया था, वो बहुत मेगालोमेनियाक है, उनके एम्बिशन इतने कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नामक एडवर्टाइजमेंट पंजाब राज्य के अंदर बैन कर दिए। मतलब केवल और केवल एक ही इंसान का चेहरा देखेगा, अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि वो तो दिल्ली छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन आपको याद होगा 2014 के अंदर सुमित जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट ने हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के सिंबल पे लड़े हुए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल किया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी फोटो अपलोड की थी, आपको याद होगा।
और किस तरीके से आगाज लगाई थी कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा तो दिल्ली कैसे आऊंगा, अरे देश में मोदी जी ला दिए तो दिल्ली में मुझे ले आओ। हम कभी उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पच्चीनों पे क्या चलेंगे जो कांग्रेस के साथ सरकार बना लिए। दूसरी बार मैं कहना चाहूंगी, देखिए जो अपनी पार्टी को बंद दरवाजे के पीछे खुद ही मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जिनके प्रधानमंत्री ये कह देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 के अंदर दैट द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज विद द मुस्लिम माइनॉरिटी। मुजफ्फरनगर दंगे में एक कैंप साइट पे जाते हैं, दिल्ली में जब हिंसा भड़की तो राहुल गांधी बकायदा एक साइट पे गए। अगर इतना बढ़िया काम था अभय जी, मुझे एक बात समझा दीजिए, ये गरीबी हटाओ से न्याय तक आपका बीज आके अटक कैसे गया? आप लोग गरीबी हटाने में सक्सेस क्यों नहीं पा पाए? क्योंकि सीपी राय जी धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि आप भी शुभकामनाएं दें। हम इसे जिम्मेदारी मानते हैं, विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के कहती हूँ हमारी जिम्मेदारी बनती है और बनती आ रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे इस पे खरे उतरे। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वो 140 से अधिक नीतियां, सुमित जी एक लाइन बोलने दीजिए प्लीज, वो 140 से अधिक नीतियां जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लागू करते हैं ना, तो गैस कनेक्शन ये नहीं पूछता तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तभी तुम्हारे को मुफ्त में मिलूंगी। वो इज्जत कर जो बहन बेटियों की इज्जत बचा रहा है, वो ये नहीं कहता अगर तुम इस वर्ग की बहन हो तो यहाँ शौचालय करने मत आ जाना। वो आवास विकास योजना और वो गरीब कल्याण योजना के तहत बटा हुआ राशन ये नहीं बोलता कि भैया अगर मुसलमान की थाली है तो मैं पूरी नहीं बनूंगा, मैं खाना नहीं बनूंगा तुम्हारे लिए। नुपुर, आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं, शायद आप एग्री भी करेंगी कि अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो आज तक मायावती के साथ माना जाता था, वो चिटक कर बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। और ये बसपा की क्या स्थिति है वो दिखाई दे रही है यूपी में हमको, साल दर साल चुनाव दर चुनाव कम होते जा रहे हैं। इस वक्त तो ये लग रहा है कि इंडिया एक ही व्यक्ति को चाहता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने लगातार बीजेपी की सफलताओं को गले लगाया है और उनको वोट दिया, उससे समझ में आता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ट्विटर पोल पर जाकर आप वोट कर सकते हैं कि आप पीएम की किसकी उनकी जो जीत की वजह है बीजेपी की, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पीएम की ईमानदार शख्सियत है, या फिर कुशल प्रशासक की है, या राष्ट्रवादी छवि है नरेंद्र मोदी की, या फिर कमज़ोर विपक्ष का होना सबसे बड़ी वजह है बीजेपी की बड़ी जीत की? अभी तक क्या आंकड़े आपके सामने हैं? 37% लोग कमज़ोर विपक्ष को सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं और 26% लोग ईमानदार शख्सियत को नंबर 2 पे रखे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त अब केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की वरिष्ठ मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पार्टी ने आपके गठबंधन ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत आपको मिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर रही हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी का कोई सानी है कि नहीं इस देश में, कोई मुकाबला कभी प्रधानमंत्री मोदी को कोई व्यक्ति दे सकता है कि नहीं दे सकता है, विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं है? आपके हिसाब से सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है प्रधानमंत्री मोदी की? क्यों हिंदुस्तान की आवाम उन पर इतना भरोसा कर रही है? देखिए, लोकतंत्र में जब हम जनता का वोट लेकर सरकार में आते हैं तो आम मतदाता की हमसे बहुत सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। और आज का हमारा वोटर बहुत जागरूक हो गया है। ईवीएम का बटन दबाता है तो उसके मन में तमाम प्रश्न होते हैं, तमाम सपने होते हैं, बहुत सारी उसकी उम्मीदें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा जनादेश उन्हें मिला, एक बार नहीं 2 बार मिला, 14 में मिला, 19 में मिला, तो उन्होंने इस जन भावना का ख्याल रखा कि जनता की इतने बड़े जनादेश के साथ बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनके जीवन में एक बदलाव लाने की। और इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिस तक आज़ादी का ये अमृत काल है, यानी 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन अभी इतने वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करें जिनके लिए एक आम गरीब मतदाता संघर्ष करता है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे आवास हो, चाहे बैंक का खाता हो। तो मुझे लगता है कि ये एक जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से तमाम योजनाएं चलाने का काम किया गया, ये एक नए किस्म की सोच है, नए किस्म का प्रयोग है। और भारत के आज़ादी के इतने वर्षों बाद इसकी आवश्यकता भी थी। और ये सारे काम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है।
जिस लार्ज स्केल पर होने चाहिए, जिस व्यापक स्तर पर होने चाहिए, उस तरीके से नहीं हुए। और मुझे लगता है कि हमारे सरकार ने इसको बहुत बड़े स्केल पर किया, क्योंकि देश की आबादी बहुत बड़ी है, तो करोड़ों मतदाताओं तक जब ये बुनियादी लाभ पहुंचे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और मतदाता को लगा कि नहीं, आज की जो सरकार है वो डिलीवरी पर ध्यान रखती है, लास्ट माइल डिलीवरी पर ध्यान रखती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा परिवर्तन ये बात बताइए अनुप्रिया जी, राजनीतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। अनुप्रिया जी, ये बात बताइए कि 2022 में यानी कल जो नतीजे आए हैं उसने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये अपनी स्पीच में कोट दिया, तो क्या ये मान के चलें कि ये जो लोकप्रियता है, ये जो सुनामी है बीजेपी और गठबंधन की, ये अब 24 को भी पार पा जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य है और करोड़ों करोड़ मतदाताओं वाला राज्य है। 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो इतना बड़ा इसका कहना चाहिए अहमियत है। उस दृष्टि से अगर 2022 में हमें एक जनादेश मिला है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने हमारे ऊपर अपनी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा भार रखा है और मतदाता हमारे ऊपर एक गहरी दृष्टि बनाए हुए है। उसने हमें एक मौका दिया है ये 2024 तक कि ये जो बड़ी सारी आकांक्षाएं उसने हमारे ऊपर डाली हैं, हम उन आकांक्षाओं का भार कहाँ तक ले पाते हैं। और अगर हमने इन 2 सालों में जो हमने एक परंपरा बनाई है कि गरीबों तक हमें तमाम योजनाएं पहुंचानी है, अगर हमने उस परंपरा को और आगे बढ़ाया और मजबूत किया, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए संकेत है कि 2024 में एक बार फिर एनडीए गठबंधन को बहुत शानदार जीत सुनिश्चित होगी। एक आखिरी मुद्दा और अनुप्रिया जी, आपके हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में या स्थान रीजनल लेवल पर भी कोई नेता दिखता है जो चुनौती दे सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां जब तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और राहुल गांधी और प्रियंका तो है ही। आपको लगता है कोई है ऐसा? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और भारत को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और उसमें संभावनाएं हमेशा हम तलाशते रहते हैं। लेकिन हाँ, निकट भविष्य में बात की जाए, आज की तारीख में या वर्तमान परिस्थितियों में बात की जाए, तो मुझे लगता है कि जिस बड़े विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, आसपास और निकट कोई नजर नहीं आ रहा है। संभावनाएं हमेशा भविष्य में रहती है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन आज की परिस्थितियों में बात करें तो मुझे लगता है कि 2024 एक बार हम फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही देश की सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया पटेल जी, आपने वक्त निकाला, जुड़ी हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करना हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, सुखद रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे साथ अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं और अब मुझे बताया जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय झा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संजय जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने एक आर्टिकल लिखा, लेख लिखा, ट्वीट लिखा, और क्योंकि आप कांग्रेस में रह चुके हैं तो मेरा सवाल आपसे पहला यही है, मेरी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है जो आज हमने दर्शकों से भी सवाल पूछा है कि पीएम की बढ़ती लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको क्या लगता है, क्यों नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हो गए हैं? 8 साल में लगातार अपनी उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना या इंक्रीज करना, ये क्यों संभव हुआ है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि जनादेश इस बात का मिसाल है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और ये भी दूसरा एक मैं समझता हूँ कि सच्चाई है कि लोगों को अभी भी कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जरूर देखिए, सत्ता में जो भी सरकार हो, और मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हमेशा रहा हूँ और मैं भाजपा की राजनीति पर जिस तरीके से वो एक तरीके मैं समझता हूँ कि चाहे प्रजातंत्र को लेके हो, संविधान को लेके हो, या कभी कभी वो जो कहते हैं मजहब की सियासत वो करते हैं, मैं उसकी बहुत कड़ी उनका आलोचना करता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए, अपने प्रतिद्वंदी से आप जरूर सीखें। आज मोदी जी गुजरात चले गए हैं। मुझे याद है जेपी नड्डा जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ था,
उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर राज्य 100 दिन में मैं जाने वाला हूं। भाजपा से आप एक चीज हमें सीखना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा, आपको खून पसीना लगाना पड़ेगा आपको। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये आज जो कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को हो रहा है, क्योंकि जहां पर भाजपा और कांग्रेस का टक्कर जो होता है, हेड टू हेड जो कहते हैं कि एक मुकाबला होता है, वहां पर भाजपा का हिट रेट 90% है। आप तो जानते ही हैं कि लगभग 190 सीट यदि लोकसभा का जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक टक्कर है, वहां पर भाजपा 170 सीट जीत रही है। तो आप कैसे हरा पाएंगे? इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अंदरूनी बदलाव लाने पड़ेंगे। और एक जो विषय पर मैंने खुलेआम लिखा है कि जो नेतृत्व का जो विषय है कि कौन कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएगा, इस पर कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं कि डर के नहीं, उनको एक फैसला करना तो अनिवार्य है। मैं आप ही के बाद जो आपने ट्वीट किया, आपने कल ट्वीट किया और सचिन पायलट का नाम आगे बढ़ाया संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको ये क्यों लगता है कि सचिन पायलट में वो क्षमता है जो राहुल जी में या प्रियंका जी में नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक कठोर शब्द है ये कि देखिए, राजनीति में कोई रनर अप नहीं होता। आप जीते तो जो जीता वही सिकंदर। और अभी राहुल जी को मैं जानता हूं, निजी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सोच अच्छा है, वो बहुत, मैं समझता हूं उनको जो जानते हैं उनको नजदीक से, वो कहेंगे कि उनसे आप घंटों तक बात कर सकते हैं, उनका दिल भी बड़ा है। परंतु देखिए, मैं यदि दूर से देखूं तो मैं यही कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हार रही है, मैं जो भी कांग्रेस का आज समर्थक है, चाहे वोट देता है या विचारधारा के साथ है, आप उससे पूछिएगा तो वो इतने डाउन है, आज इतने निराश है, उनका हौसला अफजाई, उनका मनोबल इतना कमजोर हो गया है। उसका कारण, मुख्य कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद, सुमी जी, कांग्रेस पार्टी हैज नॉट बीन इन गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। और आप आज भी जाइए उत्तर प्रदेश में, तो आप यदि गांव में जाइएगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए जो लड़ता है उसको कोई पैसे नहीं मिलते, वो अपने दिल से लड़ता है, जज्बे से लड़ता है, अपने जो कहते हैं जुनून से लड़ता है। अब देखिए, नेता लोग जो, आप दिल्ली में हैं, आपके पास घर है, ये सब है, अब उसके बारे में आप सोचिए। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, यदि आज राहुल जी सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी कारण हो, अरे आप यदि अध्यक्ष नहीं तो उससे क्या आपका रोल कम हो जाएगा? राहुल जी अभी भी कहीं कैंपेन करेंगे तो लोग उनको देखने के लिए जाएंगे। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, मैं समझता हूं कि देखिए सुमी जी, कांग्रेस पार्टी के पास एक समय बहुत सारे लीडर्स थे। आप यदि आज किसी को पूछेगा तो आपको नाम निकालने में मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन बुजुर्ग हैं, कुछ लोग तैयार नहीं होंगे, तो नेता की कमी है कांग्रेस में। और यदि सच देखेंगे तो सचिन के बाद में जो मेरे आंख के सामने कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है जो हिंदी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है, जिसमें अभिलाषा है, जिसमें लड़ने की एक शक्ति है, जिसमें जो कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति भी है। वैसा कोई लीडर नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट ने ये दिखाया कि 23 सीट से 100 सीट लाने में सबसे बड़ा योगदान उनका था। तो यदि आज सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी परिवार। संजय जी, मैं आपके सामने ये सवाल आपके पुराने साथी अभय दुबे के सामने रख देता हूँ। ये मौके बहुत कम मिलते हैं मुझे लाइव टीवी पर। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आपने कही हैं। अभय जी, ये सुझाव पहली बात तो कैसा लगा, और अगर नहीं लगा तो क्यों, और लगा तो क्यों? उमेश जी, मैं बताऊं, संजय जी भी जानते हैं राहुल जी को, मैं भी जानता हूं, कांग्रेस पार्टी को जानता हूं। राहुल गांधी जी से जब भी मुलाकात हुई, एकमात्र बात की उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में कभी आस्था नहीं रखते, वो सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। आप जितनी स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, उनके कृतित्व को देख लीजिए। जो सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी है कि हमने सरकार में रहते हुए भी जिस प्रकार मोदी जी ने पूरा प्रचार तंत्र झोंक रखा है, मैं सिर्फ 2-3 छोटे से उदाहरण आपके सामने रखना हूं, उससे उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आजादी के बाद अगर कोई पुरोधा हुआ विकास का तो वो हुए, जबकि वो चुनाव में ये बातें नहीं करते। हिंदुस्तान में जो बसाहटें हैं वो 5,93,731 है गांव बसाहटें। वहां पर मोदी जी ने कहा कि देखिए, आजादी के बाद मैंने सारी बिजली उपलब्ध करा दी। मोदी जी ने जब शपथ ली उस दिन उन्हीं की सरकार ने बताया कि 5,75,279 गांव इलेक्ट्रीफाइड थे। सिर्फ उनके सामने 18,452 गांव शेष थे, लेकिन उन्होंने ये प्रचारित किया जो आपने आज बात की। आप इकोनॉमिक सर्वे उठाइए मोदी जी का, आखिरी बात 2016 का,
विनम्रता से कहता हूं, मोदी जी ने कहा कि आजादी के समय जो गरीबी 70% हिंदुस्तान में थी, वो 20%, सुनिए, 20% लाकर। संजय झा आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अगर आपकी उपलब्धियों को नरेंद्र मोदी अपने नाम पे बता रहे हैं और जनता उन पर विश्वास कर ले रही है, जनता उनको मान ले रही है और आपके नए नेतृत्व को नहीं मान रही है, संजय झा ये क्या दिखाता है? देखिए, अभय जी का मैं दर्द समझ रहा हूं, मैं भी प्रवक्ता रह के इन सब बातों पर बहुत बहस कर चुका हूं, लेकिन देखिए सच्चाई यही है अभय जी कि आज मोदी जी का विश्वसनीयता इतना ऊपर है कि वो कुछ भी बोलते हैं लोग उन पर विश्वास करते हैं, हम पर नहीं। ये क्यों? और देखिए, आप सही बोल रहे हैं, कोविड में जिस तरीके का शासन हुआ बहुत सारी कमजोरी थी, अब बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, ये सब जानते हैं, ये कोई ना नहीं कह रहा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये अंत में राहुल गांधी जी अच्छे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे आदमी हैं, सुमित जी भी अच्छे आदमी हैं। अच्छा बनना तो मैं समझता हूं कि एक विशेषता है एक अच्छा राजनेता के लिए, लेकिन चुनाव यदि आप नहीं जीते तो आप ये बड़े विचारधारा को कैसे बचाइएगा? जो बात संजय जी आपने शुरू में कही कि जो जीता वही सिकंदर, और जीतने के लिए आपको चुनावी राजनीति करनी पड़ेगी, आपको जमीन पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। शुक्रिया संजय जी, अभय जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं और लंबा करना चाहता था, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये बात निचोड़ निकल कर आ रही है सामने कि कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का वक्त है और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पार्टी का बेड़ा पार कर सके, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके 24 में, वो अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। कमजोर विपक्ष मोदी जी की सफलता की बहुत बड़ी वजह संजय झा बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।